हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपनी नई क्लास। ठीक है ना? चैप्टर चल रहा है अपना कौन सा? कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एक बार फटाफट से बताएं जल्दी से सेस पे लिख के कौन कौन बच्चे आ गए हैं। स्टूडेंट एड्रेसिंग सिस्टम पे जल्दी से बेटे सेस पे मैसेज करके बताओ कौन कौन बच्चे आ गए हैं। और ग्रुप में भी मैसेज डाल देना बेटा बाकी बच्चों के लिए। ओके बेटा, एक बार बेटा बाकी बच्चों को मैसेज डाल दो, है ना, कि क्लास शुरू हो गई है। और शेड्यूल थर्ड, ये हमारा जो अब जो शुरू हो रहा है, अब जो हम लोग करने जा रहे हैं, आप ये समझ लो लाइफ भर काम आएगा। ये लाइफ भर काम आने वाला चैप्टर है ये। यहाँ से स्पेशली चैप्टर के अंदर से ये वाली जो सीरीज अब शुरू हो रही है, लाइफ भर काम आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो जी, एक छोटी सी बात हमने जो की थी, आइए जरा उसको देख लेते हैं। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैंने आपसे कहा था कि हम लोग बात करेंगे किसकी? फॉर्मेट की। आइए अब वो टाइम आ गया जब हम लोग फॉर्मेट करेंगे। तो शेड्यूल थर्ड का जो फॉर्मेट है बेटे, इस फॉर्मेट के अंदर क्या कहा मैंने बेटा? इस फॉर्मेट के अंदर हमें बहुत ध्यान से कुछ चीजों को पढ़ना जरूरी है। देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे भी फॉर्मेट दिखा सकता हूँ और उससे टाइम बचेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो चीज कहीं ना कहीं एक सी इंटर वाले बच्चे के लिए, या कोई भी बच्चा, चाहे वो ये चैप्टर हमारा कंपनी सेक्रेटरी के एग्जाम में देख रहा हो, बैकअप में या कहीं पे भी, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसको ना अपने हाथ से लिख के आप फॉर्मेट अगर समझोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। पहले हम लोग फॉर्मेट को लिखेंगे, ठीक है? और समझते हुए लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको फॉर्मेट को बेटे बुक से नहीं, मैं आपको क्लास में ही लिखाऊंगा। ए टू जेड चीज क्लास के अंदर होगी, तभी बेटे इस चैप्टर के अंदर आपकी एकदम स्ट्रिक्ट वाली कमांड बनेगी। तो एक बार जल्दी से बेटे मैसेज डाल देना ग्रुप में। जल्दी से एक बार ग्रुप में मैसेज डाल दो बेटा, व्हाट्सएप वाले ग्रुप में, कि भाई क्लास स्टार्ट होगी, जो जो बच्चे आने वाले हैं वो सारे आ जाएं। लो जी। तो एक बार इसको देखना स्क्रीन पे जल्दी से। लो जी बेटा, हमने ये शेड्यूल लिखे थे कंपनीज एक्ट के, और मैंने आपको बताया था बेटे 7 शेड्यूल है टोटल। शेड्यूल नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से हमें पहले पढ़ना है क्या? यहाँ पर शेड्यूल थर्ड। अब हम लोग कर चुके हैं कौन कौन सा? हम लोग कर चुके हैं ये वाला, ये एक्चुअली थ्योरी है इसमें, लेकिन न्यूमेरिकल वाला पोर्शन मैंने आपको कराया है। ये भी इसमें आ जाएगा। इसमें थ्योरी में जरा सा ही पॉइंट था, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में करेंगे, डोंट वरी। आइए अब हम लोग करने जा रहे हैं शेड्यूल थर्ड, ये वाला, ठीक है? गुड आफ्टरनून बेटा सृष्टि, आ जाओ जरा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और पूरा ये समझ लो सबसे ज्यादा काम का, अगर चैप्टर में सबसे ज्यादा जो है वो यही है। शुरू करते हैं। तो बेटा शेड्यूल थर्ड के अंदर देखिए, हेडिंग डालिए। शेड्यूल थर्ड के अंदर यहां पे बेटे 2 पार्ट है। दो पार्ट है, जिसमें से बेटे पहला पार्ट जो है हमारा, पार्ट नंबर फर्स्ट, ये बेटा बैलेंस शीट से रिलेटेड है। और पार्ट नंबर 2 जो है वो किससे रिलेटेड है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
एक्चुअली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बोल रहे हैं, ये होता क्या है, ये ट्रेडिंग P&L ही है, बस कंपनी के केस में उसको क्या करते हैं हम लोग, वर्टिकली लेकर के चलते हैं। कैसे लेके चलते हैं बेटा, वर्टिकली लेकर के चलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पर हमें जितनी भी चीजें करनी है उसमें एक चीज का हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि हमारे से कभी भी कोई भी चीज ऐसी ना हो जाए कि हम लोग फॉर्म्स के अगेंस्ट में जाए। एक्चुअली क्या है, ये जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमें ये चीज देखने को मिलती है, ये बना बनाया फॉर्म होता है, ये बना बनाया फॉर्म होता है बैलेंस शीट का एक तरह से देखा जाए। लेकिन हम लोगों को क्या करना होता है, पहले अपने पार्ट पर ये बैलेंस शीट बनानी होती है अपने ऑफिस में, क्योंकि क्लाइंट जो है हमारे यहाँ पर, बीइंग ए सीए में बात कर रहा हूँ आपसे, बीइंग ए सीए हम लोग बात कर रहे हैं, कंपनी आपके पास में क्लाइंट होती है यहाँ पर, और वो आई आपके पास में अपनी टैली की बैलेंस शीट लेकर के। टैली की बैलेंस शीट मतलब उनके पास में टैली सॉफ्टवेयर में या किसी और सॉफ्टवेयर में जो जनरेटरी होती है, वो अपना ट्रायल बैलेंस लेके आएंगे अपने पास, आपके पास में और लेकर के आते हैं वो बैलेंस शीट जो बनी हुई है वहां पर, उस सॉफ्टवेयर ने जो उनको बैलेंस शीट बना के दी है। अगर वो सॉफ्टवेयर इस अपडेटेड अमेंडमेंट के साथ में होता तो शायद वो वैसी बैलेंस शीट बनाता, लेकिन फिर भी वो वैसी नहीं बना पाता है, क्योंकि उनके यहाँ पे अभी भी वो वर्टिकली बनती है। कैसे बनती है, अभी भी वो बैलेंस शीटें उन सॉफ्टवेयर से जो निकल के आते हैं वर्टिकल बनती है। तो हम उस ट्रायल बैलेंस को लेकर के कुछ वर्किंग करते हैं और तब जाके हम इस फॉर्मेट में आते हैं। तो पहले हमें फॉर्मेट बहुत जरूरी है क्लियर होना, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्ट फर्स्ट है, यहाँ पर बेटे फॉर्मेट दे रखा है हमें किसका, बैलेंस शीट का, ठीक है। और पार्ट 2 में हमें दे रखा है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। तो पहले हम लोग आते हैं कहां पर, बैलेंस शीट के फॉर्मेट पे। बैलेंस शीट के फॉर्मेट में ध्यान रखना, यहां पर बैलेंस शीट हो चाहे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो, दोनों में कंपैरेटिव फिगर दी जाएंगी। क्या दी जाएंगी बोलो, कंपैरेटिव फिगर। दोनों साल की, 2 साल की इकट्ठी फिगर एक साथ शो की जाती है। हाँ, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आएगी तो 1 साल की फिगर दी होगी तो हम लोग उसी को लेके चलेंगे। आइए जरा, तो मैं कह रहा हूं शेड्यूल 3 का जो पहला पार्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट, वहां पर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च, जो भी हमें डेट दे रखी होगी। बेटा आप ये बताओ, हमारे यहां पर अभी जब एग्जाम होंगे, हमारे यहां पर जो एग्जाम होंगे उस एग्जाम में कौन सा ईयर आएगा। हमारे एग्जाम अभी मई में होंगे, या कोई बच्चा नवंबर वाला बैठा तो उसके नवंबर में होंगे, लेकिन ईयर एंडिंग कौन सा आएगा, 31 मार्च 2022। तो मैं उसी के हिसाब से यहां पर डेट डालूंगा 2022। हमारे यहां पर बेटे क्या हेडिंग डालते हैं यहां पर, इसके अंदर पार्टिकुलर्स। क्या, पार्टिकुलर्स। और इसका जो भी हमें एक वर्किंग नोट बनाना होता है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे नोट नंबर। वर्किंग नोट नंबर होते हैं ना, जैसे ऐसे यहाँ पे क्या होता है, नोट नंबर। वैसे तो आपने फाउंडेशन पढ़ रखा होगा इस फॉर्मेट को, पर फिर भी मैं ये मान के पढ़ाऊंगा कि आपने जीरो से बिल्कुल कुछ नहीं पढ़ा इस बारे में। बेटा इसमें जो फिगर है वो करंट ईयर की पहले लिखी जाती है हमेशा, करंट ईयर, और प्रीवियस ईयर यानी कि बेटे लास्ट ईयर की फिगर हमारी कॉरस्पॉन्डिंगली बाद वाले कॉलम में लिखी जाती है, क्योंकि हमेशा कोई भी इंसान देखना चाहता है कि आज की डेट में क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, और फिर कंपेयर करता है पहले से कि भाई पहले की अपेक्षा अब ये क्या चेंज है इसमें आया है। तो हमारी जो यहाँ पर वर्टिकल बैलेंस शीट है, ये बेटे मई 2012 में रिवाइज हुआ था, तब पुराना एक्ट चल रहा था 1956। अब 1956 तो नहीं है, लेकिन हाँ 2013 ही सही, लेकिन वो रिवाइज फॉर्मेट चला आ रहा है। तो यहाँ पर बेटे 2 पार्ट में हमें इसमें तोड़ना होता है। एक्चुअली हमारा एक चैप्टर है रेशो का, तो वहां पर ये वर्ड यूज होते थे, तो हमारा ये चैप्टर जो है ना, ये शेड्यूल 3 उसी के हिसाब से रिवाइज हुआ है। हाँ जी इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। बेटा सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लो कि हमारा जो ये टोटल जो बैलेंस शीट का पार्ट है, ये कैसे, ये 2 पार्ट में रीनेमिंग किया गया है इसका। क्या, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज पहला पार्ट। अच्छा, दूसरा पार्ट जो है इसका वो है हमारा असेट्स साइड में। क्या, असेट्स। सबसे पहला क्लासिफिकेशन हमारा इक्विटीज, लायबिलिटीज और असेट्स मेन है, ठीक है। इसके अंदर फर्दर हमारे क्लासिफिकेशंस होंगे,
अब पहले बात करते हैं इक्विटीज एंड लायबिलिटीज की। ये कहते हैं लायबिलिटी साइड जो है ना वो दो साइड में ब्रेक कर दो। क्या? दो साइड में, एक तो बेटे इंटरनल और एक एक्सटर्नल, मतलब एक जो ओनर वाले फंड है और एक लायबिलिटीज है। लायबिलिटीज में भी दो है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आइए जरा यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहली बात, हमारे यहाँ पे कौन कौन से हेड आएंगे पहले उनको लिख लेते हैं। सबसे पहला पार्ट है हमारा यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या? शेयर होल्डर्स फंड्स, एक बार नोट कीजिए फटाफट। दूसरा पार्ट जो है हमारा, जो हमें कभी भी क्वेश्चन में देखने को नहीं मिलेगा, वो है हमारा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तीसरा पार्ट जो है वो है बेटा हमारा क्या? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। क्या? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। लिखना जरा, लॉन्ग टर्म नहीं, सॉरी, नॉन करंट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। बेटा लायबिलिटीज को दो पार्ट में तोड़ दिया गया, नॉन करंट और करंट। जो हमारी लॉन्ग टर्म हुआ करती थी उसको नाम दे दिया गया नॉन करंट का। आप ध्यान रखना, यहां पर जो हमारी करंट लायबिलिटी हुआ करती थी उसको नाम क्या दे दिया? शॉर्ट टर्म। आइए जरा, नॉन करंट लायबिलिटीज और दूसरा क्या? करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। सबसे पहली बात तो जी हमने ये चार पार्ट में तोड़ लिए। कितने बोलो? चार पार्ट। कितने? चार पार्ट। इक्विटीज लायबिलिटीज के चार हिस्से। नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, और नंबर 4 करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। बेटे आपको कभी भी नहीं मिलेगा देखने को हमारे क्वेश्चंस में एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तो आप ध्यान रखना, ना तो इसका वर्किंग नोट बनाने की जरूरत है, कभी भी आपको नहीं मिलेगा क्वेश्चन में। बहुत रेयर चांस है, अगर मिल जाए तो लिख देंगे, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों होता है? अक्सर देखो बेटा होता क्या है, हमारी जो बैलेंस शीट आती है वो एक रनिंग बैलेंस शीट हमें बनाने को दी जाती है। एक बिजनेस रन हो रहा है, ईयर एंड हुआ उसका और बैलेंस शीट बनाओ। कभी भी ये नहीं आता हमारे पास नॉर्मली एग्जाम में, कभी भी ये नहीं आता कि भाई हमने शेयर्स इश्यू किए हैं, अभी तक अलॉट नहीं हुआ है, वो 90% सब्सक्राइब होने के लिए बाकी है और सेबी के पास में ताला लगा हुआ है, हमारा पैसे वहां पे ब्लॉक है और 31 मार्च आ गया जी बैलेंस शीट बनाओ। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आज तक आया ही नहीं है, लेकिन तैयार जरूर रहना चाहिए हमें। हो सकता है हमारे कोई शेयर्स ऐसे इश्यू हुए हों जिसका पैसा भी 90% आना बाकी है, तब तक वो शेड्यूल बैंक में जमा रहता है सेबी के पास में, तो वो पेंडिंग अलॉटमेंट होता है। तो अगर मान लो पेंडिंग अलॉटमेंट आ गया गलती से तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वैसे मोस्ट ऑफ द केस में आपको मिलेगा नहीं क्वेश्चन में। नाउ कम टू द पॉइंट। तो चार पार्ट में हमारे यहाँ पर है, नंबर 1 शेयर होल्डर फंड, नंबर 2 क्या? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नंबर 3 नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन और करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। आइए जरा थोड़ा सा आगे देखते हैं। बेटे असेट साइड को कितने पार्ट में तोड़ा गया? सिर्फ दो। असेट साइड को किस में तोड़ा गया बेटा? सिर्फ दो पार्ट में, सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट में। तो सबसे पहले तो हेडिंग डालो असेट साइड, असेट्स। यहां पे तो हो गया जी टोटल असेट साइड। अब बेटे असेट साइड भी हमारे कितने पार्ट में? सिर्फ दो पार्ट में। ए नॉन करंट असेट्स। क्या बेटा? नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। बी पार्ट क्या होगा बेटा? करंट असेट्स। बेटा ये थ्योरी भले ही दिख रही हो लेकिन ये सारे क्वेश्चंस में काम आएंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने आप को ये इस बात के लिए रेडी रखना होगा मेंटली कि हाँ भाई थोड़ा सा फॉर्मेट बेस है, तो अभी हमारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, अभी हमें इस फॉर्मेट को समझना है। समझना बेस चैप्टर चल रहा है अभी फिलहाल इस टाइम पर। हाँ, जितना समझेंगे उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स में हम काम कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो हमें एक बात समझनी है, क्या हमारी जो असेट्स और लायबिलिटीज हैं अब दो पार्ट में तोड़ दी गई हैं। क्या? असेट्स तोड़ दी गई हैं, दो पार्ट में ब्रेक कर दी, नॉन करंट असेट्स और करंट
ऐसी लायबिलिटी हमारी दो पार्ट में, नॉन करंट और करंट। और लायबिलिटी के अलावा घर में कौन रहता है? ओनर, शेयर होल्डर फंड्स। हर किसी का अपना एक वर्किंग नोट होगा। सबसे पहले तो इस बात को समझ लो। अगर हमें किसी के लिए वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ी, मतलब उसमें अगर कंटेंट ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, उसका एक नंबर दे करके एक अलग से वर्किंग नोट बनाएंगे। बस वर्किंग नोट को यहाँ पे क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको बेटे? नोट्स टू अकाउंट्स। क्या बोलते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स। ये जो नोट्स टू अकाउंट्स है बेटे, ये वर्किंग नोट जैसे हम लोग अपने क्वेश्चंस में लिखते हैं ना नॉर्मली, जैसे हमने कभी इंश्योरेंस क्लेम के क्वेश्चन किए, कभी इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन किए, कभी हमने दूसरे चैप्टर से क्वेश्चन किए, और हमने कहा भैया यहाँ पे हम वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट है। ऐसे बेटे बैलेंस शीट में यहाँ पर जितनी भी डिटेल दी होती है उसके बारे में एक वर्किंग नोट बन रहा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? नोट्स टू अकाउंट्स। पहले तो इस बात को समझ दो। और हमें पता है कि हम वर्किंग नोट्स के नंबर देते हैं, ऐसे बेटे यहाँ पे नोट्स टू अकाउंट्स के भी नंबर होते हैं, नोट्स अकाउंट के भी नंबर होते हैं, बस वो नंबर फिक्स नहीं होते। यहाँ पर इस कंपनी में, इस कंपनी की बात कर रहा हूं जिसमें कंपनी के 2013 की बात है बेटे, यहाँ पर नंबर, नोट नंबर फिक्स नहीं होते। लेकिन जो दूसरी कंपनीज आएंगी, जो स्पेशल एक्ट वाली आएंगी, उनके बेटे नोट नंबर फिक्स रहते हैं। यानी वहां पर अगर शेयर होल्डर फंड्स का शेयर कैपिटल का नंबर 1 है तो शेयर कैपिटल का नंबर 1 है, रिजर्व एंड सरप्लस का नंबर 2 है तो नंबर 2 है। यानी कि अगर वहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में कुछ नहीं है तो नंबर 2 हम किसी और को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर कहते हैं कि भैया जिसका नंबर जो लगे वो लगा लो, जिसके लिए जरूरत पड़े वहां पर वैसे नंबर चेंज हो जाएगा। ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं दे रखा, नंबर 1 शेयर कैपिटल का तो शेयर कैपिटल का है नहीं जी। आइए जरा अब हमें थोड़ा सा नोट्स अकाउंट के बारे में जानना है, एक एक की डिटेल पढ़ेंगे। सबसे पहले बेटे मान लिया ये हमारा शेयर होल्डर फंड्स। ध्यान रखना जितने भी चैप्टर हैं अब सारे कंपनी बेस, सब में इसकी जरूरत पड़ेगी। फॉर्मेट हमारा ऐसे ही बनेगा। तो इस फॉर्मेट को तबियत से क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि वही चीज वहां पे काम आने वाली है। और सेकंड ग्रुप में तो 90% समझ लो, मतलब 80% से ऊपर तो चैप्टर उनके सारे कंपनी के, 80 क्या 90%। बस 2 चैप्टर वहां पर छोड़ दो, जो एक तो पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बाकी वरना सारे चैप्टर वहां पे कंपनी बेस्ड है, ए टू जेड कंपनी है। तो वहां तो ये फॉर्मेट हर चैप्टर में चाहिएगा। तो अब हम फर्स्ट ग्रुप में जब हम पढ़ रहे हैं इसको, तो बड़े तबियत से करो जी, ताकि फर्स्ट ग्रुप में तो काम आए, सेकंड में भी। जरा आइए जरा, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ नोट्स अकाउंट में शेयर होल्डर फंड्स। लो बेटा, तो नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 जिसका नाम क्या है बेटा? शेयर होल्डर्स फंड्स। क्या नाम है बोलो? शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर्स फंड्स बेटा ये भी कंपैरेटिवली बनता है। ध्यान रखना जब कंपनी का क्वेश्चन आए, जब कंपनी के फाइनल अकाउंट चैप्टर का क्वेश्चन आए, तो बेटे पूरे फॉर्मेट का ध्यान रखना है। लेकिन जब कंपनी के फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन ना आए, मेन फाइनल अकाउंट चैप्टर से क्वेश्चन आए, दूसरे चैप्टर में, तो आप यहां पर थोड़ा सा एडजस्टेबल चीज कर सकते हैं। बस फॉर्मेट हमारा मिलता जुलता होना चाहिए पूरी तरह से। आइए जरा, तो जो शेयर होल्डर फंड्स है, नोट नंबर 1 शेयर होल्डर्स फंड्स, उसके अंदर क्या क्या आता है जी? आइए जरा, फिर से वही बात, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर। अच्छा यहाँ पे ये तो आएगा नहीं, नोट्स टू अकाउंट्स, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर की फिगर। अच्छा फिर बेटा इसमें जो है वो 3 चीजें हैं। ए, इसमें बेटा 3 चीजें हैं। नंबर 1 क्या? शेयर कैपिटल। नंबर 1 क्या? शेयर कैपिटल। 3 चीजें यहां पर देखने को मिलेंगी। नंबर 1 शेयर कैपिटल। पहले शेयर कैपिटल की बात करें, आइए जरा बेटा, इसमें वही सब डिटेल दी जाएंगी जो हमारा, जैसे हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल, सारी की सारी कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल, ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। भाई कितने शेयर्स की कैपिटल है जो ऑथोराइज थी, कितने के लिए कंपनी रजिस्टर्ड। ध्यान रखना मैं आपको पीपीटी दिखा करके और आपको इंटरेस्टिंग तरीके से वो चीज समझा के, समझाने का क्या फायदा, समझ के वो नोटिंग भी तो होनी चाहिए, आपकी कंट्रोलिंग भी तो होनी चाहिए। क्वेश्चंस में तो आपको पीपीटी थोड़ा बनाओगे आप लोग, क्वेश्चन में तो आपको लिखना ही होगा ना। तो अभी हम समझते हुए लिखते हुए चलेंगे तसल्ली से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं।
ऑथराइज शेयर कैपिटल, सबसे पहली बात बेटे कितनी शेयर्स के लिए ऑथराइज है कंपनी, उसकी डिटेल जाएगी यहाँ पर बेटे, उनकी डिटेल पूरी होगी यहाँ पे। क्या मतलब सर, जैसे कि भाई वो इक्विटी शेयर्स, कितने इक्विटी शेयर्स के लिए ऑथराइज है, कितने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ऑथराइज है, ठीक है, वो पूरी डिटेल जाती है जी यहाँ पे। हाँ लेकिन ये हमारी लायबिलिटी तो बनता नहीं है, तो बेटे ऐसे केस में क्या होता है कि ये हमारे टोटल लायबिलिटी के कॉलम का जो टोटल किया जाता है हम लोग कि भाई लायबिलिटी, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर का पेमेंट कितना है जो ड्यू बनता है कंपनी के ऊपर, उसमें काउंट नहीं होगा क्योंकि ये तो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है कि भाई कितने शेयर से वो रजिस्ट्रेशन कर रखा है। इसके बाद आती है हमारी क्या, इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल बेटा एक ही क्वेश्चन में सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी, लेकिन जब आप फॉर्मेट पढ़ोगे तो आपको सारा फॉर्मेट पढ़ना होगा। मैं आपको रटाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं रटाऊंगा ना, इंटरेस्टिंग चीज बनाऊंगा इसको। यहाँ पे सीधी सीधी बात सीधी तरीके से बोलता जाऊंगा, सुनते जाना, टाइम बच जाएगा। आइए जरा बेटे, ऐसे ही यहाँ पर इसमें कितने शेयर्स हैं जो कंपनी ने इशू कर रखे हैं, इक्विटी हो चाहे प्रेफरेंस हो। मान लिया कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करा रखा था कि भाई वो 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू कर सकती है, और वो 10 रुपए वाले हैं तो देखा जाए तो कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो कितनी है बेटा, 10 लाख रुपए। कितनी है, 10 लाख रुपए। प्रेफरेंस शेयर्स के लिए बोल रखा था कि वो चाहे तो भाई 20,000 शेयर्स इशू कर सकती है, और भाई वो 100 रुपए वाले हैं। तो देखा जाए तो कितना हो गया, चलो 2000 लिखते हैं, 2000 शेयर्स वो चाहे तो इशू कर सकती है, और जी वो 100 रुपए वाले हैं, ठीक है। तो कितने रुपए की कैपिटल होगी बेटे, 2 लाख रुपए की। चाहे तो वो इतना इशू कर सकते हैं, इतने के लिए कंपनी ने रजिस्ट्रेशन फीस दे रखी है। बेटा प्लीज फिगर डालते रहना ताकि आपको आसानी हो कंपनी को भी सारे पैसे की जरूरत नहीं है, कंपनी ने एप्लीकेशन की, अलॉटमेंट किया, फर्स्ट कॉल किए, कोल्ड अप की, हाँ, लेकिन उससे पहले कंपनी ने शेयर इशू किए थे, हाँ, पब्लिक को बुलाया था, आओ भाई पब्लिक आओ, हाँ जी तो जो इशू किए थे शेयर्स, वो मान ले उसने इशू किए थे, लेट सपोज 80,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए थे, 80,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए इक्विटी वाले, यानी बेटे 8 लाख रुपए की कैपिटल इशू की। क्या ये इनकी ऑथराइज कैपिटल है सर, ना। क्या ये इशूड कैपिटल है, हाँ। क्या यही है सर इनकी लायबिलिटी, नहीं बेटे। जितने रुपए हमारी जेब में आए और हमारे वही हमारे लिए लायबिलिटी बनेगी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। ऐसी बेटे बात प्रेफरेंस की है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि भाई कितने रुपए की कैपिटल है जिसके लिए लोगों को बुलाया गया था। आइए जरा मान लें इन्होंने यहाँ पर 18,000 शेयर्स, क्या कहा मैंने बेटा, 18,000 शेयर्स इन्होंने इशू किए प्रेफरेंस वाले, जो 100 रुपए वाले हैं, यानी कि 1,80,000 की इन्होंने कैपिटल को इशू किया। क्या यही है लायबिलिटी आंसर इज नो। अभी तो हमने सिर्फ ये बताया कि भाई इतने रुपए यहाँ पर ये इशू किए हैं, तो जो टोटल कैपिटल आएगी वो इतने रुपए की होगी। क्या बेटे सारे के सारे इन्होंने मांग लिए थे कंपनी ने, ना जी, कंपनी ने सारे के सारे मांगे नहीं थे। ओके, यानी कि अब हम जो लिखेंगे यहाँ पे वो लिखेंगे बेटे कॉल्ड अप कैपिटल। इस कैपिटल में से कितने रुपए कंपनी ने मांगे, बेटे आपको पता है कंपनी लमसम में इशू कर सकती है शेयर्स को, फाउंडेशन में आपने पढ़ा है। आपको पता है कि कंपनी जो है वो इशू कर सकती है कैसे, इंस्टॉलमेंट में इशू कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है जी। एक बार मुझे सेस पे लिख के बताना, आप लोग हो वहां पे प्रॉपर्ली, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ में आ रहा है मैं वेट कर रहा हूं बेटे आपके जवाब का। आइए जी, तब तक मैं आगे बढ़ता हूं। बेटे इसमें से कितने रुपए कंपनी ने मांगे थे, दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। वो कहलाती है बेटा कॉल्ड अप शेयर कैपिटल। कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, कितने रुपए की कैपिटल कंपनी ने मांगी। आइए जरा, हो सकता है कंपनी ने एप्लीकेशन कर रखी हो, अलॉटमेंट कर रखी हो, फर्स्ट कॉल कर रखा हो, सेकंड कॉल ना की हो, है ना। मान लिया कहीं पर, एक एग्जांपल मैं छोटा सा लेता हूं मान लिया एप्लीकेशन पर 2 रुपए मंगाए जाने थे, अलॉटमेंट पर 3 रुपए, फर्स्ट कॉल पर 2 रुपए, और सेकंड कॉल पर भी 3 रुपए, 2-3 ऐसे बेटे 10 रुपए थे शेयर्स के। 18,000 लिखा है, 18,000 शेयर्स हैं बेटा, ठीक है ना। अच्छा 1800 लिखा है, ओके गुड़िया 18,000 लिखा है, यस यू आर राइट, 1800 शेयर्स हैं, थैंक यू बेटा, शाबाश। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा ध्यान से, शाबाश बेटा श्रुति, वेरी गुड।
तो 1800 शेयर्स इशू किए हैं, जिसमें से 100 वाले, ठीक है जी। अब मैं कह रहा हूं ये इक्विटी की अगर मैं बात करूं, सिर्फ इक्विटी की, तो बेटा इक्विटी शेयर्स के लिए मान लिया पर शेयर का हिसाब किताब ये था, और कंपनी ने अभी तक एप्लीकेशन कर ली थी, अलॉटमेंट कर लिया था, फर्स्ट कॉल कर लिया था, मतलब बेटे टोटल कितने रुपए मांग लिए थे कंपनी ने? 8 रुपए मांग लिए थे अभी तक, कोल्ड अप 8 रुपए मांगे थे। तो जरा देखना यहां पर जो कोल्ड अप कैपिटल होगी उसमें कितने रुपए आएंगे जी? कोल्ड अप कैपिटल कैसे लिखी जाएगी जी? कि जी इक्विटी शेयर, ध्यान रखना कैपिटल, मैं पेड अप कैपिटल नहीं बात कर रहा। आइए जरा, इक्विटी शेयर्स हैं जी 80,000 इक्विटी शेयर्स हैं 10 वाले, और कोल्ड अप कितने में है बेटा? 8 रुपए। तो यानी देखा जाए तो कितने रुपए हो गए? 8 8 64, 6,40,000 रुपए मांगे गए थे। कितना? 6,40,000 रुपए मांगे गए थे, 6,40,000 रुपए मांगे गए थे। अब मैं पिछले साल की फिगर को इग्नोर कर रहा हूं बेटा, ठीक है, पिछले साल की फिगर को इग्नोर कर रहा हूं, मान लिया पिछले साल मांगे नहीं थे, कुछ भी नहीं किया था। अब प्रेफरेंस की बात करें जरा, आइए जरा प्रेफरेंस की बात करते हैं। यहीं पर एक डिटेल हम लोग प्रेफरेंस की भी बना लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स पर प्रेफरेंस शेयर, बेटा यहां पर भी एप्लीकेशन है, यहां पर भी अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, मान लिया यहां पर भी ऐसे मांग रहे थे 20 30 20 30, ऐसे बेटे 100 रुपए मांग रहे थे। तो मान लिया बेटे यहां पर अभी तक जो है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल तीनों चीज की गई है, मतलब बेटे 80 रुपीज कोल्ड अप है, एक शेयर पर 80 रुपए कोल्ड अप है। तो देखा जाए तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो मांगी गई थी वो कितनी आएगी? मान लिया इनका नाम है 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या नाम है? 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो जी 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं कितने? 1800, जो हैं कितने वाले? 100 वाले उन पर कितने रुपए मांगे गए हैं? 80 रुपए, यानी कि 1800 इंटू 80 कितना हो गया बेटा? 1,44,000 इसमें मांगे गए। क्या ये लायबिलिटी होगी? नहीं जी बेटा, इसमें से घटा देंगे अगले वाले पॉइंट पे, यानी कि ये अभी हमारी लायबिलिटी नहीं है, ये भी कॉलम में नहीं जुड़ेगी। तो सर आइए जरा बेटे अब बात करते हैं इससे आगे क्या यहां पर क्या कहा मैंने बेटा? यहां पर जो पेडअप है, पेडअप, हम पेडअप की बात करेंगे। पेडअप शेयर्स कैपिटल, पेडअप शेयर कैपिटल, पेडअप शेयर्स कैपिटल। लो बेटा जी, अब यहां पर क्या है बेटे? कोल्डअप का वो वाला हिस्सा कोल्डअप का वो वाला हिस्सा जो कोल्सिन एरियस घटाने के बाद बचता है वो पेडअप कहलाता है। कोल्डअप कैपिटल का वो वाला हिस्सा जो कोल्सिन एरियस घटाने के बाद बचता है वो कहलाता है पेडअप कैपिटल। आइए जरा मैं वही यहां पे लिखूंगा। हाँ जी, अलग अलग शेयर्स की बात करते हैं। चलिए जी पहले बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, ठीक है जी। इक्विटी शेयर्स पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर्स पेड अप कैपिटल, बताओ जी कि जी यहां पर ना 80,000 शेयर्स हैं, 80,000 शेयर्स हैं जो 10 वाले हैं, जिसपे मांगी गई थी 8 रुपीज कोल्ड अप है, ठीक है। मतलब बेटा 6,40,000 कोल्ड अप है। हाँ जी, इसमें नहीं आए कॉल्स इन एरियर्स हो गए, यानी कि उस लोगों ने, कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए। कितने? कि जी 200 शेयर्स हैं, 200 शेयर्स हैं जिन्होंने नहीं दी फर्स्ट कॉल की अमाउंट 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि उस पे बेटे 400 रुपए नहीं आए जब 400 रुपए नहीं आए तो इसका मतलब पेडअप हमारा इसको घटाने के बाद आएगा। बिल्कुल जी इसका मतलब बेटे पेडअप हमारा इसको घटाने के बाद आएगा। तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ पर बेटे देखूं अगर मैं पेडअप की बात, तो पेडअप हमारी कब आएगी जी? पेडअप हमारी कब आएगी जी? पेडअप आएगी इसको घटाने के बाद। बेटा कितने रुपए है ऐसे जो पेडअप के हैं? कितने रुपए हैं ऐसे जो पेडअप के होंगे ऐसे केस में? तो हम यहाँ पर से एरियस घटा लेते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं बेटा? एरियस घटा लेते हैं। लो जी एरियस घटाओ जी। तो यहाँ पर कितने हैं? 6,40,000
39,600 रुपए हमारी इक्विटी शेयर की कैपिटल की पेड अप अमाउंट है। इक्विटी शेयर कैपिटल की पेड अप अमाउंट है। वो यहां पर ऐसे दिखाएंगे। बेटा फॉर्मेट पढ़ रहे हो, फिगर डाल के पढ़ो ताकि आपको फिगर ढंग से समझ में आए कि यहाँ पे लिखना कैसे है। कई बच्चों को फिगर नहीं लिखनी आती, सॉरी सीरियसली बता रहा हूँ। छोड़ो बच्चों को, मैंने अपने फ्रेंड देखे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उनके साथ में दिक्कत है। ध्यान से बेटा, जहां पर कैपिटल पूछ रहे हैं वहां पर कैपिटल बताओ, कोल्ड अप वाली, वहां पर एरियस नहीं घटेंगे, वहां पर एरियस नहीं घटेंगे। जहां पेडअप की बात करेगा वहां पर एरियस घटेंगे। इधर हम बात करते हैं किसकी भाई, क्या नाम है इनका, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की। कितने शेयर्स हैं जी इनके, कि जी 1800 शेयर्स, कि जी 1800 शेयर्स। बेटा कितने वाले हैं, 10 वाले। कितने रुपए मांगे गए, 8 रुपीज कोल्ड अप। 80 रुपए, 80 रुपए कोल्ड अप। ये 100 वाले है ना, इस पे 80 रुपए कोल्ड अप है। तो भाई कितने आ गए, 18 अट्ठे 144। तो भाई 1,44,000 रुपए इस पे मांगे गए थे। 1,44,000 की इनकी कोल्ड अप कैपिटल थी, जिसमें से नहीं आए, मान लिया मान लिया वही 200 शेयर्स ऐसे थे, 200 नहीं, इस पे ले लेते हैं, मान लिया 100 शेयर्स ऐसे थे जिन पर नहीं आई फर्स्ट कॉल, 200 शेयर्स पर नहीं आई 20 रुपए के हिसाब से कॉल। कितना हुआ बेटा, यानी बेटा 2,000 रुपए यहाँ पर नहीं आए बच्चों। क्या 2,000 रुपए यहाँ पर नहीं आए, इसका मतलब कितने रुपए आ गए, 1,42,000 यहाँ पर पेड अप कैपिटल है, कौन से वाली, प्रेफरेंस वाली। तो 2 हमारी यहाँ पर कैपिटल है, ये हमारी लायबिलिटी होंगी। सब्जेक्ट टू यहां पर हमें जोड़ना है, क्या जोड़ना है, शेयर फॉरफीचर। क्या जोड़ना है बोलो बेटा, शेयर फॉरफीचर। मान लिया हमने कोई शेयर अगर फॉरफिट कर रखे होंगे, अगर ऐसा होगा तो ऐड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट, फॉरफिटेड, पहले बल्कि उससे पहले एक चीज और जोड़ेंगे, ऐड, हो सकता है किसी ने कॉल्स इन एडवांस दे दिए हो सकता है बेटे किसी ने कॉल्स इन एडवांस दे दिए हो, वो यहाँ पे जुड़ेगा। ऐड शेयर फॉरफीचर, अगर बेटा शेयर फॉरफीचर होगा तो वो यहाँ पे जुड़ेगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। उम्मीद है यहां तक आपको ओके है। चलो मैं आगे, आइए जरा नेक्स्ट। बेटा इसके बाद में बात आएगी यहां पर, ये तो हमारी हो गया क्या, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर पहला पार्ट, क्या शेयर कैपिटल, क्या शेयर कैपिटल। दूसरा पार्ट है यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस। आइए जरा, शेयर होल्डर फंड्स के अंदर ही दूसरा पार्ट हमारा होता है रिजर्व एंड सरप्लस। दूसरा पार्ट होता है हमारा यहाँ पे रिजर्व्स एंड सरप्लस। लो जी, दूसरा पार्ट है बेटा हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर जो ये थ्योरेटिकल जो चीजें हैं वो हमें थोड़ा सा पेशेंस वाइज समझते हुए आगे बढ़ना होगा। अब अगली बात, एक यहीं पर ही क्या कहा बेटा, यहीं पर ही रिजर्व एंड सरप्लस से पहले एक चीज रह गई यहाँ पर, रिजर्व एंड सरप्लस से पहले यहाँ पर एक चीज है, क्या, आइए जी, यहीं पर ही एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किस चीज का बेटे, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट, थोड़ा जूम कर दूं इधर, यहां पर बेटे एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनता है शेयर्स का। ओके, इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग
चेंज इन इक्विटी, चेंज इन इक्विटी, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी। बेटा ये ध्यान रखना, यहां पर हम लोग इस चीज का हिसाब किताब रखते हैं कि भाई ओपनिंग में शेयर्स कितने थे, ओपनिंग में शेयर्स कितने थे और वो किसके नाम में थे। क्या मतलब सर सबका नाम लिखते हैं सर बैलेंस शीट में? अरे नहीं, बाकी लोग आ जाते हैं अदर्स में, बाकी लोग आ जाते हैं अदर्स में। क्या मतलब सर? देखो मैं आपको बताता हूं कुछ, ये स्टेटमेंट है, हाँ जी इसमें दो कैटेगरी हम लोग डिवाइड करेंगे। नंबर 1 अदर्स, ऐसे लोग जिनके पास में मेजर शेयर्स नहीं होंगे। अच्छा, ऐसे लोग जिनके पास में 5% या उससे ज्यादा, क्या 5% या उससे ज्यादा शेयर्स होंगे, तो ऐसे लोगों की डिटेल बेटे अलग से हमें बतानी होती है। जैसे ये मिस्टर ए के पास में है, ये मिस्टर बी के पास में इतने शेयर्स हैं, ऐसे लोगों का नाम यहाँ पे लिखा जाता है। बाकी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो अदर्स में मेंशन किए जाते हैं। इनका टोटल हमेशा हमारा टोटल होगा कंप्लीट, कि यहाँ पे जो टोटल शेयर्स हैं वो कितने हैं। जैसे मैं अगर इक्विटी की बात करूं, बेटा प्रेफरेंस की भी होती है यहाँ पर बात, मैं अगर इक्विटी की बात करूं, हमारे इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स इशूड हैं जरा चेक करना एक बार। हमारे इस क्वेश्चन के अंदर कितने शेयर्स हैं जो इशू हैं? 80,000। वो 80,000 शेयर्स किसी के पास तो होंगे, बिल्कुल जी आज क्लोजिंग टाइम पर, ये हमारा क्लोजिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम पर हमारे पास में जो शेयर्स हैं वो 80,000 हैं टोटल, 80,000 इक्विटी शेयर्स। बेटे ऐसी ही बात प्रेफरेंस के लिए बनेगी, ध्यान रखना। इक्विटी और इक्विटी शेयर्स में फर्क है, ये इक्विटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी, तो भाई 80,000 शेयर्स आज की डेट में जो है मिस्टर ए के पास में, मान लिया मिस्टर ए के पास में 80,000 का 10% कितना होता है? 8,000 शेयर्स तो मिस्टर ए के पास में है। लो जी, इनका नाम अलग से चमकना चाहिए ताकि पता रहे कि ये वो लोग हैं जो मेजर होल्ड करते हैं, ये बहुत ज्यादा शेयर्स खरीदने के पीछे हैं, यानी कि इनका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट, स्पेसिफिक इंटरेस्ट है। और जो ये जो है मिस्टर बी है, इनके पास में 24,000 शेयर्स हैं। ठीक है, अगली बात, बाकी लोग जनरल कैटेगरी के हैं, सब लोग ऐसे ही नहीं है, कोई भी उनमें कोई भी ऐसा नहीं है जिसके पास में 5% या उससे ज्यादा हो। ऐसे लोगों की संख्या कोई भी नाम हो सकता है उनका, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जी, उसमें 5% या उससे ज्यादा के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी बात हमें अलग से बतानी है। नंबर एक बात अब अगली बात, ये क्लोजिंग है, ये कभी तो इसमें कुछ हुआ होगा पिछले साल। बेटे इस साल का क्लोजिंग, यानी कि हम जो बैलेंस शीट बना रहे हो किस डेट की बना रहे हैं? एज एट 31 मार्च 2022 की बात कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स हम इसी की डिटेल दे रहे हैं। हाँ, तो इसमें पुरानी डिटेल भी आएंगी। कैसे? कि भाई ये बताओ क्या पिछले साल क्या हालात थे, पिछले साल के क्लोजिंग मतलब 1/4/2021 को क्या हालात थे। कह रहे मिस्टर ए के पास में 2000 शेयर्स थे पहले, तो उन्होंने अभी की बार खरीदे हैं कितने? 8,000। अच्छा, मिस्टर बी के पास में कितने थे? उनके पास में जी 20,000 शेयर्स हुआ करते थे। अच्छा, उन्होंने अभी की बार खरीदे हैं, चलो कोई बात नहीं। क्या 80,000 शेयर्स पहले भी थे बैलेंस शीट में कि नहीं जी? 80,000 तो अभी हुए, पिछले साल तक जो कैपिटल थी हमारी, है ना, मान लिया उसमें इक्विटी शेयर्स अगर हमारे रहे होते कितने, चलो फिलहाल 80,000 मान लेता हूं, यानी कि हमने कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया, न्यू इशू नहीं किया नया पिछले साल। ठीक है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो हमने बाईबैक किया हो या जिसका रिडम्पशन हुआ हो, मतलब मैं कह सकता हूं इसको डिडक्शन, रिड्यूस्ड, किसी भी वजह से हमने शेयर्स को घटाया। क्या कब होगा बेटे? फर्स्ट ग्रुप में आपने पढ़ लिया रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर उस वजह से शेयर्स घटे हैं, शेयर्स की संख्या, है ना। दूसरा और क्या हो सकता है? सेकंड ग्रुप में आप चैप्टर पढ़ोगे बाईबैक, इक्विटी शेयर्स का भी बाईबैक होता है, रिडम्पशन नहीं बोल के उसको क्या बोलते हैं? बाईबैक बोलते हैं। आइए जरा, ये जो बात है आपको बहुत पेशेंसली समझनी होगी कि यहाँ पर हमें जो ध्यान देना है वो क्या है भाई, कोई भी चीज ऐसी ना हो इसके अंदर कि आप ना थोड़ा सा बोरिंग ले लें इसको। आइए जरा तो 80,000 में से पहले
80,000 में से पहले जो शेयर्स थे इनके हाथ में 22,000 थे और कोई नए शेयर तो इश्यू हुए नहीं है कि अच्छा, तो 22,000 में से 80,000 में से 22,000 अगर मैं हटा दूं तो यानी पहले ये शेयर्स आउटसाइडर्स के पास ज्यादा थे, यानी कि पहले ये आउटसाइडर्स के पास में ज्यादा नहीं थे, ज्यादा थे, अब कम हो गए। ये ए ने 6,000 खरीद लिए, तब जाके हमें पता चला कि 5% से ज्यादा आ गए, वरना 80,000 का अगर मैं देखूं 2,000 इंटू 100/80 करूं तो कितना बैठता है जी, 2.5% बैठता है। तब ए मेजर शेयर होल्डर नहीं था लेकिन हम 31 मार्च के हिसाब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पता चल रहा है हमें कि भाई ए 5% या उससे ज्यादा रखता है। पहले कितने थे, पहले नहीं थे जिसके पास, पहले तो 2 ही थे। तो ध्यान से अब यहाँ पर एक चीज और आती है, मान लिया अगर कंपनी ने कोई नए शेयर इशू किए होंगे बेटे तो यहाँ पे आएंगे, कोई रिडम्पशन या बायबैक किया हो तो घटेंगे। ये बात जो इक्विटी की है ये दोनों के लिए बनेगी, दोनों के लिए सेम स्टेटमेंट मिलता है, बोथ इक्विटी के लिए भी और प्रेफरेंस के लिए भी। पहले मुझे इतनी बात बताओ, क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत जरूरी है एक एक पॉइंट पे वर्क करना। ये बेटा बोलते हैं स्टेटमेंट शोइंग चेंज इन इक्विटी। ये मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखाया भी था, एक बैलेंस शीट भी दिखाई थी मैंने आपको ठीक है, तो मैं मान रहा हूं कि यहां तक ओके है और मैं आगे चल रहा हूं जी, ताकि टाइम हमारा थोड़ा सा बच जाए। लो बेटा, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो ये बात हमारी किसकी हुई बेटा, शेयर होल्डर फंड में पहले हुई हमारी शेयर कैपिटल की। अब मैं बात करता हूं किसकी, रिजर्व एंड सरप्लस की। जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप इसको तरीके से पढ़ें, क्योंकि बस ये थोड़ा सा बोरिंग पार्ट निकल गया ना तो आप समझ लो फिर इसमें कुछ भी नहीं बचा ऐसा कि जो परेशान आपको करेगा। बेटा रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। अब सुनो ध्यान से, इसमें बेटे दो पार्ट हैं रिजर्व एंड सरप्लस में। मुझे बताओ बेटा यहां तक ओके है, प्लीज एक बार मैसेज करके बताएं। आइए यहां पर बेटे अलग अलग तरह की रिजर्व्स होंगी, जो भी यहाँ पे रिजर्व्स दी होगी, चाहे वो कैपिटल रिजर्व हो, चाहे वो जनरल रिजर्व हो, कोई भी रिजर्व हर उस रिजर्व का नाम लिखा जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, सबसे पहले तो वो मेंशन होगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखेंगे उसमें करंट ईयर में एडिशन कैसे हुआ, भाई प्रॉफिट एंड लॉस से ट्रांसफर हुआ होगा, है ना। जैसे मान लिया सीआरआर बनी होगी, तो सीआरआर बनी हुई तो कैसे बनी होगी, फ्री रिजर्व से ट्रांसफर किया गया होगा, ठीक है ना, या पीएनएल से ट्रांसफर किया गया होगा, किसी दूसरी रिजर्व से ट्रांसफर किया गया होगा, ठीक है। तो एडिशन हुआ वहां पे। नेक्स्ट, अब उसमें से लेस करेंगे कि भाई वहां से अगर यूटिलाइज हुई कोई रिजर्व, अगर कोई रिजर्व यूटिलाइज हुई बेटे तो हम उसकी डिटेल देते हैं यहाँ पर और तब जाके जो उसका बैलेंस आता है तो वो बन जाता है हमारा क्लोजिंग बैलेंस। क्या बन जाता है बेटा, हमारा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ रिजर्व। ऑल ओके सर, चलिए बेटा। नाउ व्हाट, रिजर्व्स में हो सकता है सीआरआरओ, हो सकता है कोई और रिजर्व हो, हमारी जनरल रिजर्व हो, सिक्योरिटी पीएम रिजर्व हो कोई भी हो, सबके लिए ये डिटेल बनेगी। तो मैं सबका नाम नहीं लिख रहा यहाँ पे ताकि आपको थोड़ा सा क्लास में इंटरेस्ट बना रहे, वरना बहुत ज्यादा लेंथी क्लास हो जाती है बेटा। फिर है हमारा यहाँ पे सरप्लस। क्या है हमारा ये सरप्लस। अब सरप्लस के अंदर बेटा क्या है यहाँ पर हमारा, ऑफ कोर्स ये पेनल एप्रोप्रिएशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, किसमें, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है सरप्लस बेसिकली। तो यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस कितने का है, कितना इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट आया, कितना इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट आया, करंट ईयर का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है। पहले पता है बेटा इसका एक अलग अकाउंट बना करता था, जैसे पार्टनरशिप में बनता है पेनल एप्रोप्रिएशन, पहले बेटा इसका भी एक अलग अकाउंट बना करता था। ये काम रिजर्व एंड सरप्लस में नहीं बैठ के हुआ करता था, यहाँ तो बस क्लोजिंग बैलेंस उठाया और लिख दिया पेनल एप्रोप्रिएशन का। ये काम इसका भी बिल्कुल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरह से, जो पेनल एप्रोप्रिएशन बनता है ना पार्टनर्स कैपिटल वाले में, पार्टनर्स वाले चैप्टर में, पार्टनरशिप में पेनल एप्रोप्रिएशन, वैसे ही इसका भी बना करता था कंपनी का वहां पे भी ऐसे होता था, बाय बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस आया करता था, फिर करंट ईयर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जोड़ते थे, फिर कहते थे भाई साहब ये हो गया जी टोटल, ये हो गया जी इनके पास टोटल प्रॉफिट जो है ना ये इकट्ठा हो गया जी टोटल प्रॉफिट। फिर इसमें से लेस करते थे, भैया बताओ कितना तो तुमने ट्रांसफर किया, कहां पे ट्रांसफर किया, टू रिजर्व्स। क्या तुमने कोई जनरल रिजर्व या किसी भी चीज में ऐसे ट्रांसफर किया, फिर बेटे उसकी डिटेल हम लोग यहाँ पे दिया करते थे, ये हमने वहां पे ट्रांसफर किया जी,
ऐसे तीर नहीं लगाते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऐसे ही कि हमने कितना राइट ऑफ में यूज किया जी, हमने कितना उस चीज के लिए यूज किया, कितना हमने डिबेंचर के रिडम्पशन के डीआरआर बनाने में वगैरह वगैरह, जो भी चीजें मतलब उस चीज का हम लोग यहाँ पर बताया करते थे। और यहीं पर से होता था बेटे कितना गया डिविडेंड के लिए एंड सीडीटी या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, डीडीटी बोल दो, तो दोनों के लिए कितने रुपए यहां से हमने ट्रांसफर किए, ये हम लोग यहां पर हमने लिख दिया। और फिर देखा जो बच गया दैट इज कॉल्ड सरप्लस, दैट इज कॉल्ड सरप्लस, उसको बोला जाता था सरप्लस। क्या? सरप्लस। मेरे को क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में कोई भी यहाँ पर टारगेट नहीं है, मेरा बस एक उद्देश्य है यहाँ पर, आप फॉर्मेट को लिखें और समझते हुए लिखें। पीपीटी से पढ़ाना मेरे को नहीं अच्छा लगेगा बिल्कुल भी, यहाँ पर ऐसा लगेगा कि बच्चा फॉर्मेट देख रहा है बस, तो अपने हाथ से लिखोगे तो याद भी रहेगा। आइए जरा नेक्स्ट, फिर इसकी बात करते हैं। तो रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा जी आप यहाँ पे जब बात करोगे रिजर्व एंड सरप्लस, तो आप क्या करोगे, इनका टोटल करोगे, रिजर्व और सरप्लस का दोनों का टोटल कहाँ आएगा बेटा, आउटर कॉलम में आएगा। दोनों का टोटल कहाँ आएगा बेटा, आउटर कॉलम में आएगा। लास्ट ईयर का भी यहां मेंशन होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बेटा एक और पार्ट यहां पे होता है नंबर 3, जो आपको क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द केस में मिलेगा ही नहीं, 99% केस में मिलेगा ही नहीं, वो है बेटा मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट। जैसे क्या होता है ना, किसी के वारंट निकल जाते हैं तो क्या होता है, पुलिस उसको ढूंढती है। अब वारंट निकल गए तो ये तो पक्का है उसकी गिरफ्तारी होनी है, वारंट निकल गए तो पक्का है उसकी गिरफ्तारी होनी है। यानी कि यहां पर भी क्या है, हमने पैसा ले लिया किसी से तो ये तो पक्का है हम उसको शेयर देंगे, लेकिन अभी नहीं, फ्यूचर में। तो अभी जो हम उसको दे रहे हैं वो क्या दे रहे हैं, एक एक्नॉलेजमेंट टाइप से समझ लो, एक ऐसा डॉक्यूमेंट, वो एक इस बात का प्रूफ है कि भाई हम फ्यूचर में तुम्हें शेयर्स देंगे, तुम्हारा नाम शेयर होल्डर करेंगे पक्का, डोंट वरी। ठीक है, तो ये बेटा मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, ये भी तो हमारी लायबिलिटी है, और इसको शेयर होल्डर फंड के अंदर इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कल को इसका नाम भी तो शेयर होल्डर होना है। तो ये बेटे हमारा ये बन गया हमारा शेयर होल्डर फंड का हिसाब किताब टोटल। बेटे कितने भी क्वेश्चन हो, इट्स बेटर कि हम लोग ना इसका एक वर्किंग नोट बनाए शेयर होल्डर फंड का। शेयर होल्डर फंड्स का हमेशा वर्किंग नोट बनना चाहिए, हमेशा, वरना बच्चा सोचता है कि वही बैलेंस शीट में सब काम कर दूं, मुझे बनाने की जरूरत ही ना पड़े। बेटा उतना ज्यादा फंसता रहता है बच्चा जितना यहाँ पे शॉर्टकट लगाता है। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। तो ये थी हमारी किसकी कहानी, शेयर होल्डर फंड्स की कहानी। शेयर होल्डर फंड्स में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा जी शेयर कैपिटल होती है एक, तो उसकी हर तरह की कैपिटल की डिटेल वहां पे दी जाती है, कंपेरेटिव फिगर दी जाती है लास्ट ईयर और करंट ईयर की। ठीक है, शेयर कैपिटल में सारी कैपिटल बताई जाती है, ऑथराइज, इशूड, कॉल्ड अप, पेड अप, है ना। आइए इधर, ऑथराइज के बाद में सब्सक्राइब भी होता है वैसे तो बेटा मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, सब्सक्राइब होता है वही हमारा इशूड एंड सब्सक्राइब होता है। तो मैं इसको इशूड एंड सब्सक्राइब लिख रहा हूं यहाँ पर, इशूड भी वही है और जी सब्सक्राइब भी यही है, इशूड भी और सब्सक्राइब भी यही है। होता क्या है ना, मान लिया सर फर्क कहां पड़ेगा भाई, अगर मान लिया 80,000 शेयर्स इशू किए और सब्सक्रिप्शन कम आया, मान लिया 70,000 का आया, तो वो फिगर चेंज हो जाएगी, अदरवाइज वो यही रहती है। मोस्ट ऑफ द केस में फुल्ली सब्सक्राइब होता है तो हमने वहां पे उसके हिसाब से लिख दिया। तो बेटा ध्यान रखना सब्सक्राइब भी बीच में आ सकती है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा लेंथी करूंगा तो आप परेशान हो जाओगे, इसे थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ जरा सा। स्टेटमेंट शोइंग चेंज इक्विटी बनता है यहीं पर। ठीक है, नेक्स्ट रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस कितना कितना नया आया रिजर्व में पैसा, और कितना यहाँ से गया, चाहे वो आपका किसी भी चैप्टर में गया हो, जितने भी आपने चैप्टर पढ़े हैं फर्स्ट ग्रुप में। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, तो ये तीन चीजें हैं बेटा, इनको मिलाकर के हमारा बनता है क्या, शेयर होल्डर्स फंड। क्या बनता है, शेयर होल्डर्स फंड। तो हमने इसका एक वर्किंग नोट बना लिया जिसमें हमने दोनों साल की फिगर्स को हमने क्या किया, कंपैरेटिवली नोट किया। सर अगर दोनों साल की हो तभी ना, सर अगर बिजनेस से भी शुरू किया तो ठीक है बेटे, करंट ईयर की तो होगी, बस वही बहुत है। पिछले साल की जरूरत ही नहीं। आइए, तो मनी
पेंडिंग एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट जो है, एक ये है बेटा। ये मोस्ट ऑफ द केस में क्या होगा, आपको क्वेश्चन में देगा नहीं, क्योंकि मैंने आपसे बताया कि रनिंग बिजनेस का क्वेश्चन आता है हमारे पास। नाउ व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन, और नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन के साथ साथ में करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन। आइए बेटे, इसका मैं एक वर्किंग नोट बनाता हूं, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। इन दोनों को मैं एक साथ कराऊंगा अभी, इन दोनों को मैं एक साथ कराऊंगा अभी, ठीक है। आइए जरा तो चलते हैं बेटा वर्किंग नोट पे। तो नोट नंबर 2 हमारा कौन सा बेटा, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3, मैं इन दोनों को एक साथ बनाऊंगा आमने सामने, नोट नंबर 2, ताकि आपको आराम से समझ में आए, और नोट नंबर 3। इसमें एक अमेंडमेंट आई थी जो मैंने आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले ही बता दी थी, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मिस हो जाए जरा सी चीज। तो मैं तो ऐसे केस में क्या करता, मैं रिस्क ही नहीं लेता, पहले बता देता हूं। तो आइए बेटा लीजिए। सुबह से बोलते बोलते गला खराब हो गया। आई जी, नोट नंबर 2 और नोट नंबर 3। हम पढ़ रहे हैं पूरा फॉर्मेट, तो सारी बात पढ़ेंगे और लिखेंगे। आइए फटाफट से लिखते हैं पहले एक बार। बेटे ये है हमारा नॉन करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। यहां पर भी बेटे वैसी बात, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, यहां पर फिर से वही पार्टिकुलर, सब कुछ वैसे ही। इधर भी भाई करंट ईयर और बेटा प्रीवियस ईयर, पार्टिकुलर्स, और इधर क्या आ गया जी ऊपर, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजंस। कल भी हमारी 2 क्लास होगी, पहले बता दूं आपको, कल भी हमारी 2 क्लास होगी। आइए तो बेटा ध्यान से, ध्यान से बेटा, यहां पर भी 4 आइटम है और उधर भी 4 आइटम है। क्या सर, लो जी, ए बी सी और डी। बेटा यहां पर भी 4 आइटम है और बेटा जी उधर भी 4 आइटम है, दोनों जगह पे 4-4 पॉइंट है, और कमाल की बात दोनों जगह से बिल्कुल मिलते जुलते पॉइंट है। तो आपको याद करने में भी दिक्कत नहीं होने देंगे, बस आपको थोड़ा सा तरीके से पढ़ना है इस चीज को देखते हुए कि हाँ भाई ये जो है ये पॉइंट हमें अपने आप याद हो जाएगा, डोंट वरी, बिंदास। सबसे पहली बात बेटे यहां पर जो हम बात कर रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटीज, बेटे वैसे तो आप लोगों को पता है नॉन करंट लायबिलिटीज होती क्या है, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहां पर अब इसका जो क्राइटेरिया है ये थोड़ा सा चेंज हो गया है। क्या, शेड्यूल 3 में क्या है कि अगर मतलब कुछ कंडीशन दी गई है कि अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है, तो वो करंट लायबिलिटी, अदरवाइज वो नॉन करंट लायबिलिटीज। सॉरी, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें ये चेक करना होगा कि वो चारों में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या है बेटा, करंट लायबिलिटी बन जाती है। ठीक है, आइए जरा, तो कोई नहीं, मैं आपको अभी वो रुक के कराऊंगा कंडीशन, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, इन चारों में से कोई एक होगी जो करंट या नॉन करंट में आएगी, तो किस जगह पे लिखी जाएगी, पहले हम फॉर्मेट में ये पढ़ रहे हैं, किसको बोलेंगे करंट, किसको बोलेंगे नॉन करंट, ये बाद में देखेंगे। पहले देखो जो करंट होगी उसको कहां लिखेंगे और जो नॉन करंट होगी उसको कहां लिखेंगे। आइए जरा, सबसे पहले बेटे यहां पे है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, बताओ बेटे उधर क्या आएगा करंट लायबिलिटीज में, पहला पॉइंट। इसके जस्ट अपोजिट बिल्कुल सेम इसी तरह का दूसरी जगह पे होगा सर, वहां पे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, हाँ वही तो मैं तो पहले कह रहा हूं, आपको याद हो जाएगा अपने आप। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म
बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का अपोजिट क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब इसमें मैं बी बाद में कराऊंगा, पहले मैं सी और डी कराऊंगा। आइए, बी में जो है, बी को छोड़ के भी पहले हम बात करते हैं। कहते हैं अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। बेटे उधर क्या होगा बताओ? करंट वाले में बिल्कुल सही, सोच के देखो। अदर क्या? बोलो बोलो। अदर करंट लायबिलिटीज। ठीक है जी। अब अगली बात करते हैं। ये ए बी और सी जो है, इनमें जो पॉइंट आ रहे हैं, अभी बी का पॉइंट बताऊंगा। चलो बता ही देता हूं पहले। ए पॉइंट और बी और ए पॉइंट और सी पॉइंट याद हो गया। इधर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उधर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इधर अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी इधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, उधर अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज या करंट लायबिलिटीज। अच्छा, इधर बीच में आता है बेटे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, जिसको हम लोग DTL बोलते हैं। DTL। ये अभी फिलहाल सीए इंटर ग्रुप फर्स्ट के लिए आप ये मान लो कि अगर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आएगा तो यहां लिखेंगे, डेफर्ड टैक्स असेट्स आएगा तो हम अदर नॉन करंट असेट्स में लिखेंगे, अदर नॉन करंट असेट्स में लिखेंगे। जब मैं असेट्स में आऊंगा तब बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है। ये तो हम सेकंड ग्रुप में बात करेंगे। AS22 वहां पर है, ठीक है। आइए इधर DTL। तो अब ये क्या है इन तीनों में जो, अच्छा उधर बताओ सर। बेटे वहां पर जो है, उधर हमारा आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, बस ये बी पॉइंट हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसको हमें समझ के करना है। ट्रेड पेबल में क्या आता है जी? यहां पे आता है बेटे बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स, इन दोनों को जोड़ दें तो बन जाता है ट्रेड पेबल। क्यों? क्योंकि ये ट्रेडिंग की वजह, ट्रेड की वजह से, बिजनेस की वजह से जनरेट होते हैं। ये लायबिलिटी हमारी बिजनेस की वजह से जनरेट होती है, इसलिए। तो आइए जरा आगे बढ़ते हैं। ये तीनों जो हैं, ये तीनों के तीनों डिसाइडेड लायबिलिटी हैं, मतलब जिनको पे करना है। क्या मतलब सर? बेटे अगर हमारी लायबिलिटी फाइनल है कि हाँ भाई देना है, देना है, ये बात डिसाइड हो चुकी है, और दूसरी कंडीशन उसकी अमाउंट भी फाइनल है कि भाई कितने रुपए देने हैं, तो ABC जो यहां पर देख रहे हैं हम दोनों साइड में, उसमें आती है फिगर। लेकिन जो डी पॉइंट है वो दोनों के दोनों क्या है? डी पॉइंट दोनों साइड में क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन किसके लिए? जो ऊपर ABC ने दिए हैं ना ये तीनों पॉइंट। जैसे मैं नॉन करंट लायबिलिटीज की बात करूं, नॉन करंट लायबिलिटीज में मैंने लिखा कि भाई ये प्रोविजन है। क्या? ये जो है, ये यहां पर हम क्या बना रहे हैं? प्रोविजन बना रहे हैं। तो ये इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। क्या बोलेंगे बेटा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन। ये प्रोविजन क्या होती है पहले तो ये बात करेंगे, लेकिन जो भी ये होगी किसके लिए होगी? फॉर अबोव जो ABC है, ABC है। हमने ऊपर वाली जो लायबिलिटीज है लॉन्ग टर्म, हाँ बेटा वेरी गुड, लॉन्ग टर्म प्रोविजन में क्या होगा कि प्रोविजन और लायबिलिटी में पहले फर्क समझना होगा। मैं इस बात को समझने से पहले, प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या फर्क होता है? जैसे आपने एडमिशन ले लिया, हाँ सर ले लिया। आपकी फीस है, हाँ। आपको क्या करना है? हमें तो चलो फीस मिलेगी, सेंटर को भले ही फीस मिलेगी, उनके लिए तो इनकम है। आपके लिए क्या है? खर्चा है सर, लायबिलिटी है। ये बताओ नंबर 1, क्या आप क्लास ले रहे हैं? हाँ सर क्लास ले रहे हैं, तो आपकी लायबिलिटी है? हाँ जी लायबिलिटी है। नंबर 1 बात, लायबिलिटी डिसाइड है ना? बिल्कुल जी। दूसरी बात, आपकी फीस डिसाइड हुई थी ना, XYZ जो भी है पता नहीं मेरे को, वो फाइनल है ना? हाँ सर फाइनल है। उसमें कोई दुविधा तो नहीं है ना कि नहीं जी? ऐसा तो नहीं है अंदाजन इतने के आसपास दे देना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई। पहली बात लायबिलिटी है, दूसरी बात अमाउंट उसकी फाइनल है, तो बेटे वो लायबिलिटीज में आएगा ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज वगैरह वगैरह। मतलब कहीं भी लायबिलिटी में बैलेंस शीट के अंदर जो आती है वो चीज कब आती है?
दो तरह की, एक तो डिसाइडेड लायबिलिटी अमाउंट के साथ भी, अच्छा फिर एक प्रोविजन भी आती है। प्रोविजन का मतलब क्या होता है कि ऐसी लायबिलिटी जो डिसाइड तो है कि लायबिलिटी है, लेकिन उसमें अमाउंट का पता नहीं है, अमाउंट का लेकिन एस्टिमेशन संभव है कि हाँ भाई कितने के आसपास हमें होगी, उसका अंदाजा लगा सकते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोविजन। जैसे मान लिया आपने, मान लिया रेस्टोरेंट में बैठे आप बैठ करके आ गए, क्या आपसे कोई पैसे मांगेगा? नहीं। लायबिलिटी हुई? नहीं। दूसरी बात, एक मिनट, हाँ मम्मी कोई अर्जेंट बात? अच्छा, मैसेज जा नहीं पाया रिकॉर्डिंग की वजह से। बेटे अभी मुझे थोड़ा सा अर्जेंटली क्लास ऑफ करनी है, मुझे अभी निकलना है कोई अर्जेंट से, है ना? तो मैं, भतीजे की एक्चुअली तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो मैं अभी क्लास ओवर कर रहा हूँ। ठीक है बेटा, सॉरी है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।